हाय हेलो वेलकम एवरीवन। आई एम श्योर आपकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही होगी एंड जीआरएमसी में इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में इंटरनल कंट्रोल आता है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़नी। वैसे ओवरऑल ये चैप्टर पूरा अच्छे से करके जाना है, पूरा अच्छे से। पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें अच्छे में भी और अच्छे से करके जाना, कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। सो इस बार दिसंबर 22 अटेम्प्ट के लिए ये चीज़ें ध्यान रखना। तो क्या क्या चीज़ें हैं? वेल, इस यहाँ पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 315 का इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन का पार्ट है। ये एक बार अच्छे से पढ़ के जाना कि व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके एनफोर्सेबिलिटीज़ क्या है, उसको कैसे हम मेंटेन रखते हैं, व्हाट आर दी अदर रिक्वायरमेंट्स। ये चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर, हाँ, ये वाला पार्ट, व्हाट इज द अकाउंटिंग कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये भी ज़रूर याद करके जाना। ये अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टोटल इंटरनल कंट्रोल का क्लासिफिकेशन का पार्ट है। सो अकाउंटिंग कंट्रोल एक प्लानिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, और वो देखते हैं कैसे प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट हो रहा है, उसको अकाउंट आउट करते हैं, ट्रांजैक्शंस नोट करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टोटल ओवरऑल कंट्रोल है, स्टैंडर्ड्स रिपोर्टिंग, पीरियोडिक रिपोर्टिंग को ले डाउन करना और उसको समझना कि कैसे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है। तो इसको ज़रूर देख के जाना, ओके। इसके साथ साथ ये पार्ट भी ज़रूर देख के जाना, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स है, जैसे आप ड्यूटी सेग्रीगेट कर लो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो, एंड segregation of duties, organizational structures define कर लो, objectives and policy statements lay down कर लो कि what is the objective of the organization, authorizations, yes, authorizations and approvals lay down करो, personals से कंसल्ट करो किस तरह से इंटरनल कंट्रोल चाहिए, एंड मैनेजमेंट कंसल्टेशन लेके आओ, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को अपने सामने लेके आओ, अकाउंटिंग कंट्रोल का प्रोसेस ले डाउन करने का, and protection of assets and supervisions. To do remember what are the elements of internal control. Okay, components of internal control में internal control environment, ये अच्छे से पढ़ के जाना। तो internal control environment एक तरह से किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, उसके कम्युनिकेशन, एनफोर्समेंट, इंटीग्रिटी, वैल्यूज़ क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखने का रहता है। प्लस और दैट इज़ कम्युनिकेशन एनफोर्समेंट वैल्यूज़ के बारे में। देन कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, पार्टिसिपेशन टू दोज चार्ज विद द गवर्नेंस कैसे करते हैं, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल्स क्या है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटीज़, ह्यूमन रिसोर्स। सो इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से देख के जाना। उसके साथ साथ एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये भी अच्छे से देख के जाना। इट्स अ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, हाउ द मैनेजमेंट आइडेंटिफाई द बिजनेस रिस्क इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक मैनेजमेंट एक रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स में कैसे लिया जाता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसको कैसे क्लोज करता है। एंड रिस्क कैन अराइज ड्यू टू चेंज इन फॉलोइंग: changes in the operations, new personals, new or revamp environment coming into picture, या फिर rapid growth, new technology, new business models, corporate restructuring, expanded models and new foreign entity। तो इनको ज़रूर देख के जाइएगा। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसको भी देख के जाना। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या क्या है? वेल, इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक उसके मेथड्स क्या है, उसके रिकॉर्ड्स क्या है, दे आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स, दे डिस्क्राइब ऑन टाइमली बेसिस कि हमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं। उसके साथ साथ जो मेजर्स हम लेते हैं, ओके, जो मेजर्स हम लेते हैं, क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, वी डिस्क्राइब द टाइमली फेज, हम किस तरह के मेजर्स ले सकते हैं, प्रेजेंट प्रॉपरली द ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर होती है। तो प्लीज़ उसको देख के जाइएगा। प्लस इन कंट्रोल एक्टिविटीज़ को भी पढ़ के जाना। कंट्रोल एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड फिजिकल कंट्रोल्स किस तरीके से एक्सरसाइज होते हैं, ये सब चीज़ें ज़रूर देख के जाना इन कंट्रोल एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्लियर? एंड द फिफ्थ एलिमेंट इसका मॉनिटरिंग कंट्रोल्स, ये भी देख के जाना। हाउ डू यू मॉनिटर कंट्रोल, इसके इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से। हाउ डू यू मॉनिटर द कंट्रोल, हाउ द ऑडिटर इफेक्टिवली ले डाउन द कंट्रोल,
Is the auditor observing that the compliances are done properly or not? How are they monitoring the other activities? ये सब चीज़ों पे प्लीज ध्यान जरूर रखना, ठीक है। देन उसके साथ साथ या द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट। तो किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल ले डाउन होते हैं, अगर वो मैन्युअली होंगे तो उसके फीचर्स क्या हैं, और ऑटोमेटेड मोड में होंगे तो उसके फीचर्स क्या हैं। और उसके साथ साथ ये वाला पॉइंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द एंटिटी जब आईटी बेस्ड सर्विसेज ले डाउन लेते हैं, और उसके रिस्क क्या पोज्ड हैं, क्या क्या रिस्क हम लोग फेस करते हैं, और मैनुअल एलिमेंट्स क्या हैं एंड मैनुअल एलिमेंट्स की लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये पार्ट ज़रूर देख के जाना एक इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से, क्लियर। उसके बाद स्टडीज़ के हिसाब से ये भी देख के जाइएगा इंटरनल चेक क्या है। तो इफ़ यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट और अ डिटेल्ड आउट व्हाट इज़ द इंटरनल चेक, तो एक्यूरेट कंप्लीट रिलायबल रिकॉर्ड्स रखना, चीज़ों को चेक रखना, चीज़ें बराबर से हो रही है कि नहीं जानने की कोशिश करना, इसके लिए इंटरनल चेक्स चाहिए। और कई जगहों के ऑर्गेनाइजेशंस ने कई तरीक़ों से, स्पेशली ये डेफिनेशन का पार्ट भी देख लेना, एक चेक फॉर क्या होता है और ये चेक कैसे होता है और इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इंटरनल चेक्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। जो इधर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक, तो डिविजन ऑफ वर्क, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन increasing efficiency of the employees, minimizing errors, prevention of frauds, quick preparation of accounts, facilitating smooth audits। ये कुछ चीज़ें इसके फीचर्स में आते हैं, क्लियर। इंटरनल चेक्स के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इंटरनल ऑडिट्स। तो इंटरनल ऑडिट्स होता क्या है, वेल इंटरनल ऑडिट्स के ऊपर एक ब्रीफ अच्छे से शॉर्ट नोट लिख पाऊँ उतना अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ये फंक्शंस में हम चेक करते हैं कि जो भी एडिक्वेटली इफेक्टिवली चीज़ें लिखी गई हैं या वो हुई है कि नहीं। तो ये एक तरह का इंटरनल चेक अपने आप को चेक करता है। ऑडिटर एक तरह का ऑब्जर्वर है जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि चीज़ें बराबर से इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है। एंड इसके साथ साथ ये भी पढ़ के जाइएगा व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। एक ऑडिटिंग के हिसाब से क्या क्या मेन चीज़ें कवर की जाती हैं, क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, वो पार्ट आप ज़रूर देख के जाइएगा। व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। उसके साथ साथ हाँ, ये द कोसो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। इसके अंदर ये समझ के जाना कि कोसो का फ्रेमवर्क क्या डिस्क्राइब करता है। 1992 के हिसाब से कोसो फ्रेमवर्क डेवलप किया गया था। इसके अंदर उसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, तो ये है उसके फंडामेंटल कंट्रोल्स, दैट क्या वो अचीव करना चाहता है, ओके, क्या वो अचीव करना चाहता है, प्रोसेसेस क्या हैं, प्रोसेस क्या है, इफेक्टेड बाय द पीपल नॉट मेयरली, कैसे ये इंटरनल कंट्रोल का कंसेप्ट डेवलप हुआ था, ये पार्ट ज़रूर देख के जाना, ओके। एंड इसके साथ साथ या द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक्स और इंटरनल ऑडिट्स, इसमें क्या डिस्टिंग्विश है, एटलीस्ट हो सके तो 4 पॉइंट्स तो याद ही रखना और मीनिंग शुड बी रिमेंबर। तो ये ज़रूर देख के जाना व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स, उसके डिस्टिंग्विश पार्ट्स क्या हैं। प्लस कोसो का फ्रेमवर्क अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कोसो का पार्ट ये रहा, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो कोसो के पार्ट में कंट्रोल एनवायरनमेंट्स, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, ये क्यूब का एक मेन पार्ट आता है, तो वो पार्ट आपको याद रखना है, ओके। दिस इज द क्यूब वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये 5 एक्टिविटीज क्यूब का मेन पार्ट है, 5 कंपोनेंट्स, इसे आपको याद रखना, ओके। फिर उसके साथ साथ व्हाट इंटरनल कंट्रोल कैन डू एंड कैन नॉट डू, दैट इज लिमिटेशंस क्या है, और उसकी एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स कैसे मेंटेन करते हो। तो ये बात भी ज़रूर पढ़ के जाना है कि इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी उसके सेंसिटिव एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करके मेंटेन करते हो। इंटरनल कंट्रोल क्या कर सकता है, वेल इंटरनल कंट्रोल हेल्प्स टू अचीव द परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंटरप्राइज कंप्लायंस विद लॉस, अवॉइड डैमेजेस टू द रेपुटेशन एंड अवॉइड पिटफॉल्स। तो ये उसके फ़ायदे हैं। लिमिटेशंस के हिसाब से आप बात करो तो पुअर मैनेजमेंट को अवॉइड करता है, cannot ensure success but survival and shift of the policy and how it is conceived and can operate reasonably. Likelihood of limitations can be avoided, circumvent the collusion of 2 or more people, design the internal control frameworks, and it is not a panacea, especially ये वाला line.
ओके, तो पनिशा मतलब एक तरह का ये कोई अमृत नहीं है या कल्पवृक्ष नहीं है कि ये जो चाहे सब कर देगा. तो देर आर ऑलवेज लिमिटेशंस इन इंटरनल कंट्रोल, ये एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना. ओके, एंड यस, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल, तो इसमें जैसे मैनेजमेंट एक रोल हुआ. ओके, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूसरा रोल हुआ, इंटरनल ऑडिटर्स थर्ड, एंड अदर पर्सनल्स फोर्थ. तो ये 4 एस्पेक्ट्स प्लीज़ ज़रूर देख के जाइएगा कि इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से उसके मैनेजमेंट रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रोल, इंटरनल ऑडिट रोल एंड अदर एस्पेक्ट्स की क्या है. क्लियर. और इस रोल के साथ साथ ये भी ज़रूर देख लेना 134 की रिक्वायरमेंट्स, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि डायरेक्टर्स को हमेशा इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर है कि नहीं वो ले डाउन करना रहता है. एंड they have to devise a mechanism that all applicable laws are complied with. Clear? तो इंटरनल कंट्रोल का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. एग्जाम टाइम पे बहुत सारी स्टडीज होगी, तो जितने टॉपिक बोले प्लीज़ उसको अच्छे से एक बार देख के जाना. Okay, so all the best for your exams. I'm sure you're learning well, but these are just to share you important topics. But please, हो सके तो पूरा जरूर देख.